पंजाब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए कि पंजाब के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की माता ने 58 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 58 साल की उम्र में आईवीएफ की तकनीक कैसे अपनाएगी, क्योंकि कानून कुछ और कहता है। पंजाब में आईवीएफ के जो सेंटर्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अब देखने को मिल रहे हैं। ये तकनीक किस तरह से अपनाई जाती है, इसके कानून क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईवीएफ के सीनियर डॉक्टर नूपुर शर्मा। डॉक्टर नूपुर, नमस्कार सर। आप पहले ये बता दीजिए कि कानून क्या कहता है, हम लोग आईवीएफ तकनीक किस उम्र के की महिलाओं को अपना सकते हैं? सर, सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना, बच्चा पालना भी है। दोनों ही पहलू बहुत जरूरी हैं। हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में माँ बाप कम से कम 20 साल तक बच्चे की गौर करते हैं, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने आप कमाने लगता है। अगर हम प्रेगनेंसी प्लान 50 साल से लेट करेंगे तो हम किस उम्र के होंगे बाय द टाइम वी आर एबल टू लॉन्च आवर चाइल्ड इन द सोसाइटी? सो इफ आई प्लान एट 60, it will be 80 till when my child is dependent on me. So the law in our country is very nice, very benevolent. They have thought about all the aspects. They have finalized the age of 50 for the female partner and 55 for the male partner for any form of IVF. आपने बताया 50 साल की उम्र के बाद आईवीएफ अप्लाई नहीं होता है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या उसके लिए सजा हो सकती है? जनवरी 2022 से पहले जो एआरटी था, दैट वर गाइडलाइंस कि हमें ऐसा करना चाहिए, परंतु नाउ इट इज अ लॉ। एंड जैसे हमारे देश के सारे कानून हैं, हमें सारे कानूनों का पालन करना है, हमें एआरटी लॉ को भी पालन करना है। अलग अलग गलती की अलग अलग किस्म की पनिशमेंट है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, वी ऑल लिव इन अ ब्यूटिफुल कंट्री कॉल्ड इंडिया, वी शुड ऑल अबाइड बाय द लॉ ऑफ आवर लैंड। आईवीएफ हमने देखा, आईवीएफ के बहुत सारे सेंटर पंजाब में मशरूम कर रहे हैं। मशरूमिंग कहना ठीक रहेगा, क्योंकि पंजाब के कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स भी हैं, जैसे नशाखोरी की प्रवृत्ति है। को ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के जो पुरुष हैं उनका सेमेन काउंट कम हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में जैसे आपने पॉइंट आउट किया सर, नशाखोरी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पंजाब इज़ अ स्टेट जहाँ पे मनी इनफ्लो काफ़ी आया है। तो इस वजह से भी जो यूथ के पास है, दे हैव बिकम रेंडर्ड काइंड ऑफ जॉबलेस एंड दे स्टिल दे हैव लॉट ऑफ मनी। सो वो मनी ही, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा पैसा खराब करता है। लॉट ऑफ दिस ड्रग अब्यूज इज देयर, एंड इससे मेल्स का सेमेन काउंट काफ़ी कम हो जाता है। काउंट कम होने के साथ साथ उनकी प्रेगनेंसी देने की क्षमता, अंडे को भेदने की क्षमता, वो भी कम हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं उनकी मोटिलिटी, वाइटैलिटी, दोनों चीज़ों पे असर पड़ता है। इस कारण से काफ़ी मेल्स में ये फर्टिलिटी की दिक्कतें पाई जाती है। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे समाज में औरतों को दोषी पहना बोला जाता है, but that is not true. 50% of infertility is due to male factor, 50% is due to female part. If I put it independently, it would be 30% male and 30% female, and the rest combined. So whenever we evaluate, we don't evaluate male or we don't evaluate female, it is the couple we evaluate. Another epidemic which has come up is PCOD. हम सब ने सुना होगा, यंग गर्ल्स हैविंग इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन हो रहा है, चेहरे पे एक्नी आ रही है, अनचाहे बाल आ रहे हैं, किसी के चेहरे पे आ रहे हैं। Lot of dermatology treatments are available, but that is not the right thing. We need to treat the cause. Lot of junk food eating, जो खाने के लिए हमारा शरीर बना नहीं है, अगर हम वो खाने का सेवन करेंगे तो नेचुरली आवर गट माइक्रोबायोम विल नॉट एक्सेप्ट इट। हमारे लिए पिज़्ज़ा इज़ नॉट नेचुरल, और जो पिज़्ज़ा हम यहाँ खाते हैं वो इटली के लोग रोज़मर्रा में नहीं खाते। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। वी नीड टू बिकम मोर ट्रेडिशनल वंस अगेन। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज। हाउ मेनी ऑफ अस एक्सरसाइज? वी आर दी, we have given the art of yoga to the world, but how many of us are doing it? So our youth is eating junk, not exercising, plus they are subject to all these malpractices like drug abuse, even premarital sexual relations, live-in relations have come up as a pandemic, because of which infertility is on rise
in our country and Punjab per se. आपने कहा कि अकेली महिला को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि जो भूमिका होती है आधी आधी होती है, आधा पुरुष आधी महिला। महिलाओं की अगर बात करें तो आपने जंक फूड का एग्जाम्पल दिया, और कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनकी फर्टिलिटी कम हो रही है? एक तो हमने बात करी पीसीओडी की, which has now come up as a pandemic, and 80% of girls having irregular periods, they have PCOD. That is one important thing. Another important thing is these days girls delay childbearing. जब मैं छोटी थी उस समय पे हम बोलते थे 25 साल की उम्र शादी फटाफट से कर दे, बट नाउ दैट थिंग हैज शिफ्टेड एंड इवन पेरेंट्स आर वेटिंग। 30 साल की उम्र में हम लड़की की शादी प्लान करते, तो शादी होने के बाद अगेन द थिंग इज कि अभी तो करियर बनाना है, तो करियर बनाने के चक्कर में फिर बच्चा भी नहीं करना है। तो ये जब हम डीले करते हैं चाइल्ड बियरिंग, और चाइल्ड बियरिंग इज रिलेटेड टू योर फर्टिलिटी स्टेटस टोटली, मतलब इट्स रिलेटेड टू योर पीरियड्स आर रिलेटेड टू योर फर्टिलिटी स्टेटस। पहले पीरियड शुरू होते थे लड़कियों को 14-15 साल की उम्र में, और बंद भी करीबन 48-50 तक होते थे लेडीज को। और अब लड़कियों को, चौथी क्लास की लड़कियां 9 साल 10 साल की लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, और इसी प्रकार 40, 42, 43 की उम्र में पीरियड्स बंद हो रहे हैं। पीरियड्स बंद होने से 5 साल पहले ही हमारी अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है। तो मद्देनजर इस चीज को रखते हुए अगर हम अर्ली चाइल्ड बेयरिंग करें, अर्ली मैरिजेस करें, मैरिज करें समय सर, फिर बच्चा भी समय सर करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो डिक्टम इज 30 से पहले हम अपना पहला बच्चा प्लान करें, और 35 से पहले दूसरा। नाउ देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग। किसी कारणवश हम अपना मैरिज नहीं प्लान कर सकते जल्दी, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो वी कैन फ्रीज आवर एग्स सो दैट हमारी फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड रहे। एंड अगर हमारी मैरिज हो गई है और हम चाइल्ड बेयरिंग डिले करना चाहते हैं, तो वी कैन कंसीव थ्रू आईवीएफ। पहले हम अपने एम्ब्रियोज बनवाएं और उनको फ्रीज कर दें, और जब हमारा हो सकता है हमारा साल बाद 2 साल बाद बच्चा करने की इच्छा, तब हम वो फ्रोजन एम्ब्रियोज इम्प्लांट करा के प्रेगनेंसी कर सकते हैं, जिसमें हमारे हेल्दी एग्स और हेल्दी पैरामीटर्स बच्चे के रहेंगे। अब ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि स्कूलों की जो छात्राएं हैं बहुत छोटी उम्र में एमटीपी या फिर इमरजेंसी पिल्स लेती हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट रहता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेक्स एजुकेशन, इट इज नॉट टू जज मॉरली। पहले हम लोग मॉरली जज करते थे, एंड देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ शेम एसोसिएटेड विद इट, है ना। पहले लड़कियां शर्म के मारे प्रोमिस्क्यूसिटी, अनहेल्दी सेक्सुअल लाइफ, मल्टीपल पार्टनर्स और एक्सपेरिमेंटल सेक्स जो है वो नहीं होता था। बट विद द मॉडर्नाइजेशन, और आई मस्ट से कि शायद हमारी सोसाइटी का पतन होता जा रहा है, जिसको कि हम अर्बनाइजेशन मानते हैं, कि children, young girls are opting for premarital sex and live-in relations. Now, unless until they know how to protect themselves, they will not be able to protect. So, offering sex education in schools will at least protect them. अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो उन्हें एमटीपी पिल खाने की जरूरत ही नहीं है। एमटीपी पिल किसी एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए है। इट इज़ नॉट अ रूटीन। अगर हम इन चीज़ों को अपना रूटीन बना लेंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है, कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना रख के ट्यूब में होती है, और एमटीपी पिल खाने से ट्यूब फट के वो जानलेवा हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इन दीज ट्रैप्स, lot of sexually transmitted infections are there. If girls and boys are properly given their sex education, then definitely they will know how to protect themselves. Protection से knowledge is the only thing which can remove the darkness of ignorance and protect our girls and boys. पंजाब के संदर्भ में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसा कुछ सुनने में आया था कि जो आईवीएफ सेंटर्स हैं या पर जहाँ पर सरोगेसी या दूसरा की सुविधाएं मिलती हैं, उसमें जो पंजाब के जो लोग हैं वो अपनी पहचान खो रहे हैं जेनेटिकली। आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल सकती हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या ये सच है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम आईवीएफ सही समय पर ऑप्ट करें। देयर आर मल्टीपल इंडिकेशंस फॉर आईवीएफ। जैसे अगर मेल एजोस्पर्मिक है लेकिन कीटाणु उसकी गोलियों में है, बाहर नहीं आ रहे, ब्लॉक्ड है, नली ब्लॉक है मेल की, या औरत की दोनों नलियां ब्लॉक है, या
लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी है, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें हमें आईवीएफ जल्दी कराना चाहिए। मैरिज हो गई, 2-2.5 साल हो गए, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। नाउ ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग बोले कि कोई नुक्स नहीं नजर आ रहा। नुक्स नजर आने का, नहीं नजर आने का मतलब ये नहीं कि नुक्स है नहीं, नुक्स तो है ना, जो वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो इन सारे केसेस में अगर हम अर्ली आईवीएफ की सुविधा को ऑप्ट करेंगे तो हमारे को जल्दी प्रेगनेंसी होगी। और ये वाली जो समस्या आ रही है, जो आप पहचान खोने की बात कर रहे हो, आई थिंक यू आर टॉकिंग ऑफ द डोनर स्पर्म एंड डोनर एग प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट हैज सर्टिफाइड द डोनर एग बैंक्स। वहाँ पर डोनर स्क्रीनिंग रहती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, प्रोफाइल मैचिंग होती है इन टर्म्स ऑफ आई कलर, स्किन कलर, हाइट, so many things are matched besides the routine investigations, और तभी donors recruit होते हैं। but definitely see now world is changing, सब जगह से लोग पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब के लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं, तो ऐसे में कुछ मिक्सिंग तो होगा। जैसे अगर आप नेपाल की डोनर ले रहे हैं या आप साउथ इंडियन डोनर ले रहे हैं, पर रूटीन में, क्योंकि डोनर एग बैंक्स आर ऑल्सो लोकली बेस्ड। ऐसा नहीं है कि अगर हमने पंजाब में डोनर आईवीएफ साइकिल करनी है तो हमारा डोनर लेडी डोनेट करने के लिए चेन्नई से आ रही है, शी वुड बी स्टेइंग इन पंजाब इटसेल्फ। सो बहुत कम चांसेस हैं मिक्सिंग होने के, बट डेफिनेटली सच थिंग्स कैन नॉट बी जीरो डाउन अनलेस अनटिल वी आर अवेयर कि हमें तब आईवीएफ कराना है जब हमारे अपने अंडे हैं, ना कि हमने वेट करना है जब तक कि हमारे अंडे खत्म ना हो जाएं तब मैं डोनर एग प्रोग्राम कराऊं। सो प्रमोटिंग सेल्फ एग प्रोग्राम, सेल्फ स्पर्म्स, ये प्रिकॉशंस लेना, नशाबंदी से दूर रहना, नशा मुक्ति करना, है ना, एंड लड़कियों का जल्दी शादियां होना, जल्दी बच्चे करना, और जब प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है तो आईवीएफ जैसी सुविधा जल्दी अवेल करने से डोनर स्पर्म और डोनर एग की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और जो आप चिंतित हो रहे हैं कि शायद मिक्सिंग हो रही है, वेल द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, तो वो भी कम ही हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई महिला बड़ी उम्र में आईवीएफ करवाती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी की हर प्रकार की क्षमता और ताकत को परखा जाता है कुदरती तौर से। प्रेगनेंसी में शुगर्स बढ़ने की चांसेस रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस रहते हैं, बहुत फैटी लिवर की समस्या बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो जो हार्मोन्स लेते हैं उनसे लिवर के ऊपर भी लोड पड़ता है, लिवर टेस्ट में भी ऑल्ट्रेशन आती है। हार्ट के ऊपर भी, लेडी के हार्ट के ऊपर भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर हैज टू पंप ब्लड फॉर 2 पीपल, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो अगर हम जो ये आईवीएफ की प्रतिक्रिया एक एडवांस स्टेज में करते हैं तो डेफिनेटली बॉडी के लिए ये सारे चैलेंजेस, जिसमें कि ओबेसिटी, आमतौर पे महिलाएं बच्चा हो ना हो 45, 40, 50 के आसपास काफी मोटी हो जाती हैं। सो ओबेसिटी, मेनी, इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लॉट ऑफ देम आर डायबिटिक्स, दे आर हाइपरटेंसिव्स, ऑल ऑफ देम हैव फैटी लिवर्स, deranged LFTs। सो विद ऑल दीज थिंग्स प्रेगनेंसी जब प्लान करती हैं तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट डज रिक्वायर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा केयर, लॉट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, सो अर्लियर द बेटर। एक और सवाल छोटा सा पूछना चाहूंगा कि एक बेबी हो गया है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो नेचुरली उसने जन्म लिया है या आईवीएफ से लिया है? कोई पहचान होती है ऐसी? आईवीएफ के जिस समय हम पेशेंट से कंसेंट साइन कराते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है दैट इट is between you and me. It is the personal information of the patient. पेशेंट की मर्जी है, अगर वो चाहता है अपने संबंधियों से बातचीत करना या वो पब्लिकली बताना चाहता है, जैसे आपने सिद्धू मूसेवाले की मदर का बताया, तो वो उसकी अपनी इच्छा है। परंतु ये बताना कि मेरा अंडा बाहर से लिया या मेरा स्पर्म बाहर से लिया, ये दिस इज नॉट अलाउड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। Neither the hospital nor the relatives nor the patient is supposed to tell this kind of information in public. This is totally a personal matter. और जैसे धरती पौधे को जन्म देती है, इसी प्रकार औरत बच्चे को जन्म देती है, अपार्ट फ्रॉम सरोगेसी प्रोग्राम्स जिसमें कि जन्म देने वाली माता अलग होती है,
लेकिन बायोलॉजिकल मदर अदर अलग होती है। अदरवाइज मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जिस माँ के गर्भ से बच्चा निकला बच्चा उसी का है। सो ये हमें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये बच्चा आईवीएफ से हुआ, नेचुरली हुआ। औरत ने अपनी पूरा जोर लगाया है, पूरी क्षमता दी है बच्चे को दुनिया में लाने की। एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट एंड लव ऑल वेमेन। शुक्रिया मैम, आपने थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर नूपुर शर्मा, जो हमें बता रहे थे कि अगर आप बड़ी उम्र में, जो कानूनी उम्र है वो 50 साल है, उसके बाद अगर आप आईवीएफ तकनीक अपनाते हैं तो आपको बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि खासकर सिद्धू मूसेवाले की माता चरण कौर के संबंध में वो ये कि वो एक माँ है। उन्होंने किसी भी तकनीक से बच्चा पैदा किया हो उस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, क्योंकि एक माँ के नाते उनके भी अपने अधिकार हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।